नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। किंतु मृदा का लगातार उपयोग करने से उसके अनेक जैविक तत्व कम होने लगते हैं। अब स्थिति क्या होती है कि जब हम उसका लगातार उपयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसमें मुख्य रूप से जैविक तत्वों में कमी आने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा में जैविक व अजैविक पदार्थों का संतुलन बिगड़ने लगता है। जैसा कि अभी पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण के अंदर, जीवमंडल के अंदर सभी जगह एक संतुलन बना हुआ है। विभिन्न तत्व परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनकी मात्रा एक निश्चित अनुपात में है। जब कभी भी उसकी मात्रा के इस अनुपात में कमी या वृद्धि होती है तो संतुलन बिगड़ने लगता है। ठीक ऐसी ही स्थिति मृदा के साथ होती है। जब हम लगातार मृदा का उपयोग करते रहते हैं तो उसमें जैविक तत्वों में कमी आ जाती है और जैविक और अजैविक तत्वों का जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण बढ़ती खाद्यान्नों की मांग को पूरा करने के लिए भूमि का सघन उपयोग बढ़ रहा है। अब बात यह आती है कि भाई भूमि का इतना सघन उपयोग क्यों किया जा रहा है, क्यों वर्ष में इतनी ज़्यादा फसलें प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है, क्यों प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक से अधिक प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। इसलिए इसका सबसे बड़ा कारण है वर्तमान समय में बढ़ती हुई खाद्यान्नों की मांग। और खाद्यान्नों की मांग क्यों है? क्योंकि जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। उस बढ़ती हुई जनसंख्या की उदर पूर्ति करने हेतु खाद्यान्नों की मांग भी बढ़ रही है और इस मांग की पूर्ति करने का सीधा सीधा दबाव क्षेत्र विशेष की भूमि व मृदा पर पड़ रहा है। सघन कृषि के कारण मृदा का उपजाऊपन तेजी से घट रहा है। सघन कृषि कहूं या गहन कृषि कहूं, एक ही तात्पर्य है। हमारे देश के जिन भागों में सघन कृषि का प्रचलन है वहाँ मृदा से लगातार पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। अब हम अपने देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। भारत में जिन क्षेत्रों के अंदर लगातार फसलोत्पादन लिया जाता है, एक वर्ष में लगातार कई फसलों का उत्पादन लिया जा रहा है, उस क्षेत्र की मृदा में ये पाया गया कि वहाँ पर बड़ी तेज़ी से पोषक तत्वों में कमी आ रही है और वहाँ की भूमि की उर्वरा शक्ति, गुणवत्ता लगातार गिर रही है और भूमि प्रदूषण की समस्या सामने आ रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्य इसके उदाहरण हैं। आज हम देखते हैं हमारे देश के अंदर खासतौर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये ऐसे राज्य हैं जो मूल रूप से कृषि प्रधान राज्य हैं। यहाँ पर बहुत ही अधिक कृषि का विस्तार हुआ है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक पद्धतियाँ, यंत्र, उर्वरक, रासायनिक खाद आदि और आधुनिक बीज आदि सभी का भरपूर प्रयोग किया जाता है और अधिक से अधिक उत्पादन लेना, वर्ष पर्यंत कृषि करना आदि चीज़ें इन राज्यों में खास तौर से देखी जाती है। इसी के साथ साथ इन्हीं राज्यों के अंदर भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी, पोषक तत्वों में कमी, वहाँ भूमि की गुणवत्ता में कमी भी देखी गई है। फसलों के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, तांबा, जिंक, बोरॉन आदि तत्वों की यद्यपि बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, किंतु ये तत्व आवश्यक होते हैं। जब हम बात करते हैं मृदा के अंदर पोषक तत्व, तो मृदा के अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो मृदा में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत ही अल्प मात्रा में पाए जाते हैं और उनकी आवश्यकता भी उतनी ही होती है। इनमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, तांबा, जिंक, बोरॉन, जिनकी आवश्यकता मृदा में बहुत कम मात्रा में होती है, पर ये बहुत आवश्यक होते हैं। यदि मान लीजिए ये तत्व किसी क्षेत्र की मृदा में उपस्थित नहीं होते तो वहाँ की मृदा की गुणवत्ता में कमी आ जाती है और किसी भी क्षेत्र की मृदा की गुणवत्ता की कमी मृदा प्रदूषण के नाम से जानी जाती है। धान और गेहूं की लगातार कृषि से प्रति वर्ष प्रति हेक्टर भूमि से 88 टन नाइट्रोजन फॉस्फेट के साथ साथ अन्य कई सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है। अब ये अध्ययन से निकलकर जो
परिणाम हमारे सामने आए उसके अनुसार धान और गेहूं की लगातार कृषि से प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर भूमि से 88 टन नाइट्रोजन फास्फेट की कमी आती है और उसके साथ में कुछ सूक्ष्म तत्व जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, पोषक तत्व, उनमें भी कमी आने लगती है। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों को कृत्रिम रूप से मृदा में पहुंचाना संभव नहीं होने के कारण मृदा की गुणवत्ता निरंतर घटती चली जाती है। अब होता क्या है कि जब किसी क्षेत्र की मृदा में से जो बड़ी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं उनको हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों और खादों के माध्यम से मृदा में पहुंचा देते हैं, पर ऐसे तत्व जो बहुत ही अल्प मात्रा में मृदा में मौजूद रहते हैं उन्हें हम इन रासायनिक उर्वरकों द्वारा या खाद द्वारा मृदा में नहीं पहुंचा पाते, जिससे लगातार इन तत्वों की मृदा में कमी बनी रहती है और क्षेत्र विशेष की मृदा प्रदूषण का लिए खुल जाती है और ये प्रदूषण लगातार बढ़ता ही चला जाता है। जिन क्षेत्रों में अधिक सिंचित भूमि है तथा सघन कृषि होती है वहाँ की मृदा में पर्याय जिंक, मैग्नीशियम और लौह तत्व की कमी पाई जाती है। अब ये भी अध्ययन से निकलकर सामने आता है, जिन क्षेत्रों में अधिक सिंचाई की जाती है और गहन कृषि होती है, भारत में खासतौर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये चीज़ें बड़ी आसानी से देखी जाती है। राजस्थान में ख़ास तौर से पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इस प्रकार की कृषि देखी जाती है। वहाँ पर भी मृदा में इसी प्रकार की समस्याएं उभर कर सामने आ रही। इस प्रकार गहन कृषि से मृदा के रासायनिक स्वरूप में परिवर्तन आता है तथा मृदा प्रदूषित होने लगती है। ये परिणाम है किसी क्षेत्र के अंदर गहन कृषि करने का, अर्थात वर्ष पर्यंत कृषि जारी रखने का, और इसका दबाव पड़ता है मृदा के ऊपर और मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है। अंततः क्षेत्र विशेष की मृदा प्रदूषित हो जाती है। रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों द्वारा अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग तथा कीटनाशकों के छिड़काव से मृदा प्रदूषण होता है। जब किसी क्षेत्र के अंदर हम सघन कृषि करते हैं, अधिक उत्पादन प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर हम भूमि के उत्पादकता बढ़ाने हेतु, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार के कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, फसलों को विभिन्न प्रकार के कीटों से बचाने के लिए। कीटनाशकों में विभिन्न प्रकार के हानिकारक तत्व होते हैं, फसलों के साथ साथ वो उस क्षेत्र की मृदा में भी जाकर मिल जाते हैं और इस प्रकार के रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक लंबे समय तक मृदा में मिले रहने से मृदा की गुणवत्ता को क्षति पहुंचाते हैं और अंततः मृदा प्रदूषण को जन्म देते हैं। हरित क्रांति के पश्चात खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत बीजों के साथ ही रासायनिक उर्वरकों, जीवनाशी रसायनों का प्रयोग बहुतायत से किया गया। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यहाँ खाद्यान्नों की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात हमारे खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत जो बहुत ही तेज़ी से वृद्धि लाई गई, उस गतिविधि को, उस क्रिया को, उस काल को हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। हरित क्रांति में हमने विभिन्न प्रकार की आधुनिक कृषि पद्धतियों का प्रयोग किया, सिंचाई पद्धतियों का प्रयोग किया, कृषि में यंत्रीकरण पर जोर दिया, आधुनिक और उन्नत बीजों का प्रयोग किया और हमने खाद्यान्न उत्पादन के अंदर आत्मनिर्भरता प्राप्त की। साथ ही साथ इस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए, प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों और विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों की रसायनों के प्रयोग को भी बहुतायत में प्रयोग किया और आज ये प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है, रुकी नहीं है, बल्कि दिन पर दिन ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। और इसका परिणाम क्या हुआ? हमारी कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति कम हुई, उसकी गुणवत्ता में गिरावट आई और अंततः मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण उभर कर सामने आया। मृदा की रासायनिक जांच कराए बिना रासायनिक उर्वरकों के अवैज्ञानिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण में वृद्धि हुई। अब हुआ ये
कि क्षेत्र विशेष की हर क्षेत्र की मृदा अलग अलग होती है, उसमें अलग अलग प्रकार के खनिज तत्वों का समावेश होता है, उनकी मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। मृदा के अंदर हर क्षेत्र में एक ही प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से उस क्षेत्र की मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों का जो अनुपात होता है वो गड़बड़ा जाता है, उसकी गुणवत्ता में कमी आती है और मृदा प्रदूषण फैलता है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्षेत्र विशेष की मृदा की जांच कराने के पश्चात किया जाना चाहिए कि भाई इस क्षेत्र के अंदर किस पोषक तत्व की कमी है, उस पोषक तत्व से भरपूर उर्वरकों का यदि वहाँ प्रयोग किया जाएगा तभी मृदा के अंदर इन तत्वों का संतुलन बना रहेगा। अन्यथा एक तत्व की मात्रा अधिक होगी, दूसरे की कम होगी, तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा। एक ही प्रकार के उर्वरकों के अधिक मात्रा में तथा निरंतर प्रयोग से मृदा में अन्य पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अब वर्तमान समय में ये देखा गया है कि हम रासायनिक उर्वरकों का बहुतायत में प्रयोग कर रहे हैं, पर उसका प्रयोग करने से पहले हमें इस बात का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि जिस मृदा का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिस मृदा में हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, उस मृदा की रासायनिक संरचना क्या है, उस मृदा के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं और किन तत्वों की कमी है। पर हमारे यहाँ पे कृषक जो कार्य करते हैं उनके पास इतने ज़्यादा ना तो संसाधन होते हैं, ना ही उनके पास इतना ज़्यादा ज्ञान होता है कि वो इस चीज़ को समझ पाएँ, अपितु वह एक प्रवृत्ति के अंतर्गत लगातार एक ही प्रकार के रसायनों का प्रयोग करते चले जाते हैं, जिससे क्षेत्र विशेष की मृदा के अंदर कुछ पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है और अन्य तत्वों की उसमें लगातार कमी बनी रहती है, जिससे भूमि के अंदर मिलने वाले विभिन्न प्रकार के घटकों में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ये असंतुलन की स्थिति आगे चलकर मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती है। उदाहरणार्थ अमोनियम सल्फेट के लगातार प्रयोग से अमोनिया की अधिकांश मात्रा तो फसलों द्वारा प्रयोग कर ली जाती है, पर सल्फेट आयन की मात्रा मृदा में बढ़ती चली जाती है। तो देखते हैं कि अमोनियम सल्फेट एक यौगिक है, रासायनिक उर्वरक है। इसका प्रयोग लगातार यदि मृदा में किया जाता है तो अमोनिया की तो उपयोग हो जाता है फसलों के द्वारा, पर सल्फेट की मात्रा लगातार मृदा में बढ़ती चली जाती है, जिससे उसका रासायनिक संगठन गड़बड़ा जाता है और गुणवत्ता में कमी के कारण अंततः मृदा प्रदूषण जैसी समस्या उभर कर सामने आती है। ये जो बढ़ी हुई ये सल्फेट आयन अधिक मात्रा में एकत्रित होने पर मृदा को अम्लीय बना देते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि सिंचाई पद्धति के कारण मृदा में क्षारीयता की समस्या आती है, पर रासायनिक उर्वरकों के कारण इस प्रकार के सल्फेट आयन जब लगातार मृदा में बढ़ते चले जाते हैं तो वो अम्लीयता की ओर ले जाते हैं। मृदा की जो पीएच होती है, पीएच लेवल को अम्लीयता की ओर ले जाते हैं सल्फेट रसायन, क्योंकि ये मृदा के अंदर मौजूद नमी के साथ क्रिया कर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, जो अपने आप में एक अम्ल होता है और ये मृदा की पीएच को अम्लीय पीएच में बदल देते हैं। इसी प्रकार सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट के लगातार प्रयोग से नाइट्रेट तत्व फसलों द्वारा सोख लिया जाता है तथा मृदा में सोडियम व पोटेशियम की मात्रा बढ़ती जाती है तथा मृदा प्रदूषित हो जाती है। वही स्थिति आती है एक ही तत्व के लगातार प्रयोग होने से, एक ही प्रकार की खाद के यौगिक का प्रयोग होने से, उसमें से एक तत्व तो फसल द्वारा उपयोग में ले लिया जाता है, दूसरा तत्व लगातार जो फसलों द्वारा उपयोग में नहीं आता मृदा में बढ़ता चला जाता है और अंततः मृदा की गुणवत्ता ह्रास करके मृदा प्रदूषण को जन्म देता है। फसलों में छिड़क कर उर्वरक देने जैसी अवैज्ञानिक विधियों के कारण भी मृदा में रसायनों की मात्रा बढ़ती चली जाती है। फसलों के अंदर हम कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, वो कीटनाशक केवल मात्र फसल तक ही सीमित नहीं रहते, अपितु वो मृदा में भी जाकर मिलते हैं और लगातार इस प्रकार से कीटनाशकों का छिड़काव मृदा पर होता चला जाता है तो मृदा के अंदर इन तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है और अंततः मृदा प्रदूषण जैसी समस्या सामने आती है। फसलों को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए किसानों द्वारा जीवनाशी रसायनों का प्रयोग किया जाता है। कृषि में प्रयुक्त विभिन्न जीवनाशी रसायनों में DDT, लिंडेन,
गैमिक्सन, एल्ड्रिन, BHC, फिनॉल, क्लोरोजेंस, डाईएल्ड्रिन, एंडासल्फान आदि खतरनाक रसायन सम्मिलित हैं। ये ऐसे रसायन हैं जिनको फसलों के ऊपर छिड़क कर उनकी विभिन्न प्रकार की कीटों से व अन्य प्रकार के परजीवियों से रक्षा की जाती है, पर साथ ही साथ ये घातक रसायन लगातार मृदा में मिलते रहते हैं और मृदा की गुणवत्ता में कमी लाकर अंततः मृदा प्रदूषण को जन्म देते हैं। ये कीटनाशक, जिन्हें हम पेस्टिसाइड्स के नाम से जानते हैं, ये कीटनाशक विलयन के रूप में फसलों पर छिड़के जाते हैं, जिनकी अधिकांश मात्रा भूमि में चली जाती है। वर्षा जल व सिंचाई के साथ ये कीटनाशक भूमि में गहराई तक घुलकर मृदा प्रदूषित करते हैं। अब ये स्थिति केवल मात्र भूमि की सतह तक ही नहीं होती, अपितु सिंचाई द्वारा जो जल मृदा में डाला जाता है या वर्षा द्वारा जो जल प्राप्त होता है, धीरे धीरे ये जल रिस कर भूमिगत जल का रूप रहता है, तो इन रसायनों को अपने साथ घोलकर मृदा की नीचे वाली परतों में भी ले जाता है और मृदा का गहराई में जाकर प्रदूषण करता है। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में आपको रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक किस प्रकार से भूमि प्रदूषण का कारण बन रहे हैं, इस पर एक लेख लिखना है। ये प्रश्न एक लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है, अतः आपको इसका उत्तर अधिकतम 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंदर देना है। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।